हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पदार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। सो वी वर डिस्कसिंग ऑन triangles, chapter 6 in our mathematics course, and we have discussed about Thales theorem, and we have discussed about congruency of geometrical figures, है ना। ये सारी बातें हो रखी हैं। देखिए, वैसे तो कॉन्ग्रुएंसी वाली जो क्लास थी वो एक रिवीजन क्लास के टाइप पर आप देख सकते हैं, बट वो क्लास लेनी बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि मैं जैसे जैसे हम लोग सिमिलैरिटी में, सिमिलर ट्रायंगल्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग आप हर पॉइंट पर देखेंगे कि सिमिलैरिटी जो है वो किस तरह से कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है, या ये कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी का एक पार्ट है। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, दो टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, तो और अगर वो शेप और साइज में आइडेंटिकल है, शेप उनकी एक जैसी है, साइज उनकी इक्वल है, तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स कहते हैं। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब पॉइंट ये है कि ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो शेप में तो सिमिलर दिखाई देते हों मगर साइज में डिफरेंट हो जाए, है ना। ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिनकी शेप एक जैसी हो मगर साइज अलग अलग हो जाए, ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम सिमिलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स कहते हैं। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स या 2D लिख दिया मैंने, ऑफ आइडेंटिकल शेप्स या सिमिलर शेप्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ओके, ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो जिनकी शेप आइडेंटिकल होती है, जिनकी शेप सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, उन्हें हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। जैसे दो सर्कल्स ले लें। सर्कल्स आप कहीं पर भी दुनिया में किसी भी कोने में कोई सर्कल ड्रॉ करें, वो शेप में सिमिलर होगा, है ना। इनकी शेप तो आइडेंटिकल ही है। ऐसा तो है नहीं कि किसी कोने में कोई सर्कल बनाएगा तो दो तीन को कॉर्नर निकाल देगा, है ना। अगर कोई स्क्वायर बनाएगा दुनिया के किसी कोने में तो वो आपस में सिमिलर ही है, उनकी शेप एक जैसी ही होगी। वैसा नहीं कि कहीं कोई किसी कोने में स्क्वायर बनाएगा तो उसके 5 कॉर्नर बना देगा कि नहीं, स्क्वायर में 5 वर्टेक्स होते हैं। अगर स्क्वायर की डेफिनेशन आपको मालूम है तो कोई भी स्क्वायर बनाएगा तो वो एक ही जैसी शेप बनाएगा। अगर सर्कल का मतलब आपको मालूम है तो कोई भी सर्कल बनाएगा तो एक ही जैसा सर्कल बनाएगा, शेप तो उसकी एक जैसी होगी। तो टू कॉन्ग्रुएंट शेप्स आर ऑलवेज सिमिलर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कई बार हम सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन इस तरह से बोल देते हैं कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स दैट आर सिमिलर इन शेप बट डिफरेंट इन देयर साइजेस। ये क्लॉज भी ऐड कर देते हैं, बट आर डिफरेंट इन देयर साइजेस, मतलब उनकी साइज अलग अलग हो तब हम सिमिलर फिगर कहेंगे। नहीं, ये ना मतलब फंडामेंटली अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। साइज डिफरेंट हो या ना डिफरेंट हो, इससे ये मैटर नहीं करता है। शेप एक जैसी होनी चाहिए। अगर शेप एक जैसी है तो आप उसको सिमिलर कह देंगे। शेप एक जैसी होने के बाद अगर साइज भी एक जैसी हो गई तो आप उसे कॉन्ग्रुएंट भी कह देंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन आपको याद है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। मैंने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था कि ये ऊपर वाली लाइन दिखाती है कि फिगर्स जो है शेप में सिमिलर हैं, और ये इक्वल्स टू का साइन दिखाता है कि वो शेप में साइज में भी इक्वल है। सिमिलर इन शेप, इक्वल इन साइज। तो ऐसे फिगर जो शेप में सिमिलर हो, साइज में इक्वल, उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। लेकिन अगर साइज में इक्वल नहीं है या हमको मालूम नहीं है कि वो साइज में इक्वल है भी या नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि दो सर्कल्स बनाने हैं, अब मैं ये नहीं बताऊं आपको कि उनकी रेडियस क्या है। दो सर्कल्स मैंने बोल दिया, दो सर्कल्स बनाने हैं, ये ना बताऊं आपको कि पहले सर्कल की रेडियस क्या है, दूसरे सर्कल की रेडियस क्या है। तो आप इतना तो बोल ही सकते हैं कि वो दोनों सर्कल्स सिमिलर हो गए, ठीक है, क्योंकि उनकी शेप तो एक जैसी है। अब अगर मैंने रेडियस बताई, मैंने बोला कि एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की भी रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो आप सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट भी कह देंगे कि सर रेडियस ही बराबर कर दिया आपने। तो
शेप तो पहले ही बराबर थी, सेम थी, सिमिलर थी। आपने कहा 2 सर्कल्स, तो शेप तो पहले ही से बराबर थी, तो सिमिलर तो था ही। अब आपने रेडियस ही बराबर बना दी तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर रेडियस बराबर नहीं है या हमको नहीं मालूम है कि रेडियस इक्वल है या नहीं है, तो हम उस केस में शेप्स को सिमिलर कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि ये लाइन नहीं ऐड की जाती कि डिफरेंट इन साइज। सिमिलैरिटी के लिए डिफरेंट इन साइज वाला क्लॉज ऐड नहीं करते। साइज में डिफरेंट है भी या नहीं भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, शेप एक जैसी होनी चाहिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज द शेप। अगर शेप सिमिलर है तो फिगर्स सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, साइज में वो इक्वल हो तब भी सिमिलर। इसका मतलब जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ये सिमिलर भी तो हैं, क्यों ये सिमिलर नहीं है? ये इसके सिमिलर नहीं दिखाई दे रहा है ना? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हों ये जरूरी नहीं है। Two congruent shapes are always similar, but the converse is not true. I hope आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा हो, मैंने जितना एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है any two circल्स। अभी हमने इसको डिस्कस किया है। कहीं पर भी कोई 2 सर्कल बनाए, any two squares और any two equilateral triangles are always similar। मैं कहूँ कि मैंने 2 लोगों से कहा कि भाई 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, और मैंने ये नहीं बताया कि दोनों की साइड क्या है। तो अगर इतना मैंने बोल दिया कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, तो इतना तो सबको मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर रखनी है और एंगल 60 डिग्री का रखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की यही डेफिनेशन है, साइड्स तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए ट्रायंगल की, तो शेप तो एक जैसी रहेगी। अब रहेगी बात साइज की, तो उसके बाद जो अगर सामने वाला आपको साइड बताता है कि एक 3 सेंटीमीटर का एक 5 सेंटीमीटर का, तो आप कहेंगे कि सर ये शेप सिमिलर है। और अगर सामने वाले बोल दिया कि शेप जो है ट्रायंगल जो है एक 3 सेंटीमीटर साइड है, दूसरे की भी साइड 3 सेंटीमीटर की है, तो आप कहेंगे सर ट्रायंगल सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। या ये कहते हैं सिर्फ कि कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट बोल दिया आपने तो सिमिलर ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन सिमिलर जब कह रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। सो ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शेप को आप कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं तो आप सिमिलरली, इनडायरेक्टली वो सिमिलरली हो गया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में सिमिलैरिटी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर 2 शेप सिमिलर हैं तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। ठीक है, ओके, आई विश कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही हो। उसके बाद लिखा हुआ है the 2 polygons। अब यहाँ तक तो ठीक है ना, कि सर्कल्स हो गए, ट्रायंगल्स हो गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए। ठीक है, लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर होते हैं। 2 लाइन सेगमेंट, एक लाइन यहाँ खींच दी, एक लाइन नीचे खींच दी, दोनों हमेशा सिमिलर, क्योंकि लाइन सेगमेंट की शेप जो है हमेशा सिमिलर होती है ना। साइज डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ क्या बताई जा रही है। तो मैं यहाँ लाइन सेगमेंट भी लिख सकता था, सर्कल, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ लाइन सेगमेंट भी लिख सकता था। अब ये सारी तो चीजें ठीक है सर। पॉलीगन्स, पॉलीगन्स मतलब है ना 2 या 2 से ज्यादा वर्टेक्स को, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, सॉरी 2 या नहीं, 2 से ज्यादा पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिला बना ज्योमेट्रिकल फिगर। ओके, जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। अगर आप 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके 3 ये बात जानते हैं आप, क्या कहते हैं इसको, नॉन कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो उन तीनों से होकर के लाइन नहीं ड्रॉ की जा सकती। अगर 3 पॉइंट्स से होकर के लाइन ड्रॉ कर गई तो हम कहते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, क्योंकि इन तीनों को ज्वाइन करके कभी लाइन नहीं ड्रॉ की जा सकती। तो जब 2 से ज्यादा पॉइंट्स, 2 से ज्यादा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं तो उसे हम पॉलीगन कहते हैं। वैसे क्लास 8th में हम लोगों ने पॉलीगन पर, पूरा पॉलीगन हमारा चैप्टर रहा हुआ है। खैर, तो फिर मैथमेटिशियन के सामने दिक्कत ये आई कि भाई पॉलीगन की सिमिलैरिटी कैसे डिस्कस होगी, और सबसे बेसिक पॉलीगन हमारा कौन है, ट्रायंगल। सो 2 polygons with same number of sides are said to be similar if, क्या लिखा हुआ, IFF का मतलब होता है if and only if नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। 2 पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब ऐसा नहीं कि एक पॉलीगन आपने 5 साइड वाला लिया पेंटागन और एक हेक्सागन ले लिया तो उनकी तो शेप ही अलग अलग हो जाएगी। भाई 5 साइड वाला पॉलीगन और 6 साइड वाला पॉलीगन शेप में कभी बराबर नहीं हो सकता, एक जैसा नहीं हो सकता सिमिलर। तो तब तो सिमिलैरिटी की बात ही खत्म होगी। ये भी पेंटागन है, ये भी पेंटागन है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तब ठीक है। 2 polygons with same number of sides
आर सेड टू बी सिमिलर, उन्हें कब सिमिलर कहेंगे? ये दो कंडीशन है। दे मस्ट बी इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर का मतलब दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर। एक्चुअली जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आप ये नोट कर लिया। Okay, for example, ये दो शेप्स हैं हमारे पास। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। okay. तो ये दोनों सिमिलर होंगे। they will said to be similar if and only if they are equiangular। equiangular का मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, जैसे ए वाला एंगल पी के बराबर हो, डी वाला एंगल एस के बराबर हो, बी वाला एंगल क्यू के बराबर हो, सी वाला एंगल आर के बराबर हो, है ना, एक बात। और दूसरी बात, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन वर्ड आपको मालूम होना चाहिए, अभी हम लोगों ने थेल्स थ्योरम में पढ़ा है। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? पी क्यू। BC के करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? QR। CD के करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? RS। और PS के करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? AD। ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है। AB, PQ, BC करस्पॉन्डिंग QR, CD करस्पॉन्डिंग RS, PS करस्पॉन्डिंग AD। ये प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मतलब इनका रेशियो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये मतलब ये चारों रेशियोज आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये 1/2 आया तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। मतलब अगर ये लेंथ आधी हुई है तो ये लेंथ भी आधी हुई हो, ये लेंथ भी आधी हुई हो, ये लेंथ भी आधी हुई हो, तब हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल जो पॉलीगन्स हैं हमारे वो सिमिलर हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतना मैथमेटिशियंस कह रहे हैं कि हाँ ये दो कंडीशन जरूर दे दी उन लोगों ने, मगर कहने को सिर्फ दो कंडीशन, लेकिन आप ये देखिए हमें कितना कुछ चेक करना पड़ेगा। पहले तो हमें चारों एंगल चेक करने पड़ेंगे, मतलब चार चीजें, ठीक है। 4 एलिमेंट्स तो एंगल हो गए, और फिर ये साइड का इसके साथ रेशियो 1, इस साइड का इसके साथ रेशियो 2, इस साइड का इसके साथ रेशियो 3, इस साइड का इसके साथ रेशियो 4। चार चीजें होंगी, मतलब टोटल कितने फैक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा? 8 फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। ट्राइंगल के केसेस में 3 एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 6 फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मतलब ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए, क्वाड्रिलेटरल की सिमिलैरिटी के लिए, पेंटागन मतलब पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी वाला क्राइटेरिया आसान नहीं है। जैसे सर्कल्स का क्राइटेरिया, इरेज कर दिया मैंने, सॉरी। सर्कल्स का क्राइटेरिया सिमिलैरिटी का बड़ा सिंपल है। 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, 2 स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, 2 लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर। बट पॉलीगन्स की जब सिमिलैरिटी की बात आ रही है तो पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी के केस में हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि हाँ पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी जस्टिफाई करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ रहा है। एक तो सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैच करने पड़ रहे हैं कि वो इक्वल है कि नहीं, और दूसरा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है कि नहीं। अगर मान लीजिए एंगल बराबर निकले, ये रेशियो बराबर हुआ, लेकिन ये रेशियो भटक गया, ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/3 आ गया, तब हम नहीं कह सकते कि ये दोनों है ना, कहानी बदल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल ले दे करके हमें काफी फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी जस्टिफाई करने के लिए हमें 6 फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल की सिमिलैरिटी जस्टिफाई करने के लिए हमें 8 फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। तब मैथमेटिशियंस ने सोचा कि कॉन्ग्रुएंसी के टाइम पर भी 6 फैक्टर्स आते थे कि एंगल्स मैच कीजिए और साइड्स मैच कीजिए। लेकिन फिर हम लोगों ने थोड़ा ज्योमेट्रिकल काम किया और 4 कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया दिए, SSS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया, ASA क्राइटेरिया और RHS क्राइटेरिया, है ना, जिसमें फंडामेंटल 3 ही होते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। उसी तरह से क्या सिमिलर प्रूफ करने के लिए भी क्या कुछ ज्योमेट्रिकल काम करके कुछ पर्टिकुलर कंडीशन दी जा सकती है? क्या हम अपना काम हल्का कर सकते हैं? जैसे ट्राइंगल की सिमिलैरिटी दिखाने के लिए हमें 6 फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा, तीनों एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। क्या इसको कुछ कम किया जा सकता है? क्या हम सिर्फ एंगल्स देख करके, क्या हम सिर्फ साइड्स का रेशियो देख करके नहीं बता सकते?
और अगर बता सकते हैं तो वो रूल्स क्या है, वो क्राइटेरिया क्या है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्राइटेरिया डेवलप किया था, क्या सिमिलैरिटी में भी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए भी क्राइटेरिया डेवलप किया जा सकता है, और अगर हाँ तो वो कौन है। एक बात ये पूछी जा सकती है, किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि सर दो पॉलीगन्स के सिमिलर होने के लिए आपने ये दोनों कंडीशन दी, ये कैसे पता आपको। ठीक है, तो देखिए मैथ्स में कुछ वर्क ऐसा होता है जो व्हाट डू वी से मैथ्स में कुछ वर्क ऐसा होता है ना जो आप मैथमेटिकल स्टेप्स के थ्रू प्रूफ नहीं करते, है ना। कुछ चीजें फंडामेंटल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, लॉजिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे मैथ्स में एक स्टेटमेंट है कि अ लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, या ऐसे भी लिखा जाता है कि अ लाइन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, मतलब एक लाइन पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रूफ करो इसको, मैथमेटिकली प्रूफ करो, इसमें क्या प्रूफ है? ये इस तरह की चीजों को प्रूफ की नीड नहीं है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है मैथमेटिक्स के, ये बेसिक यूनिवर्सल ऑब्जर्वेशन है कि हाँ ऐसा हो सकता, ये है जस्ट लॉजिकल पॉइंट, है ना। ठीक उसी तरीके से दो पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी को भी जस्टिफाई करने के लिए एकदम बेसिक लॉजिकल ऑब्जर्वेशन है कि उनके एंगल्स इक्विएंगुलर होने चाहिए, उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। आप चाहें तो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी बताई गई है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। इस बात को अगर ये दोनों पॉइंट आपको डाइजेस्ट ना हो रहे हो तो आप चाहें तो एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी पढ़ सकते हैं। फोन में, सेल फोन में हम अपने या कंप्यूटर पर जब हम किसी इमेज को जूम इन या जूम आउट करते हैं, जब हम उसे श्रिंक या एक्सपेंड करते हैं, तो आप देखिए वो इमेज इक्वल प्रोपोर्शन में एक्सपेंड होती है और इक्वल प्रोपोर्शन में श्रिंक होती है। अगर आपके फोन पर कोई ट्रायंगल बना हुआ है, कोई ट्रायंगल की अगर आपके पास फोटो है, पिक है, और आप उसे जूम आउट कर रहे हैं या उसे जूम इन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक साइड खूब बढ़ जाएगी और एक साइड छोटी रह जाएगी। जिस रेशियो में एक साइड बढ़ेगी उसी रेशियो में दूसरी वाली साइड भी बढ़ेगी और उसी रेशियो में तीसरी वाली साइड भी बढ़ेगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की फोटो को, ठीक है, जूम इन करते टाइम, ठीक है, आपने उसे एक्सपेंड किया और ऐसा करते टाइम कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो गया? ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, उसे बड़ा कर रहे हैं, उसे जूम इन कर रहे हैं, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल 60 डिग्री से बढ़ते 90 तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का, सिमिलर फिगर्स का मतलब वही है, जूम इन जूम आउट करना। वो पूरा फिगर, उसके सारे कंपोनेंट्स इक्वल प्रोपोर्शन में कम हो जाते हैं और उसी प्रोपोर्शन में एक्सपेंड होते हैं। और पॉलीगन्स के केस में एंगल्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो एक बड़ा, ये जो फोन वाली बात मैंने बताई, ये सिर्फ इसलिए बताई ताकि आप सिमिलैरिटी को बहुत अपनी डेली प्रैक्टिकल लाइफ से ऐड कर पाएं कि हम वो कहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जब अपने फोन में किसी फोटोग्राफ को जूम इन, श्रिंक और एक्सपेंड करते हैं, जूम इन जूम आउट करते हैं, तो जितने भी फिगर्स मिलते हैं आपको, छोटे छोटे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, वो सारे आपस में सिमिलर है, ठीक है। सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पर ही एक्चुअली जूम इन जूम आउट को डिजाइन किया जाता है। खैर, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, सॉरी, ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या है, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन, क्योंकि ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया पढ़ाने में मुझे 2 थ्योरम्स डिराइव करनी, फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। हम लोग ट्राइंगल की सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।